खर्च का एक एक्सरे है। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर एक्सरे निकालता है तो वह सटीक बीमारी का पता लगाने में सक्सेस हो जाता है। एक्सरे की तरह ही ये लॉगबुक भी जरूरी है, क्योंकि इसके विश्लेषण से ही आपको सटीकता से पता चल लगेगा कि आपके समय प्रबंधन की मूल समस्या क्या है। यह कभी ना भूलें कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता यह जानना है कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। लॉगबुक का विश्लेषण इस दृष्टि से करें कि आपके द्वारा किए गए कौन से कम कार्य महत्वपूर्ण है और कौन से महत्वहीन है, और कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन से कम महत्वपूर्ण है। समय का मूलभूत नियम है कि किसी नई चीज़ को करने से पहले आपको कोई पुरानी चीज़ छोड़नी पड़ती है। अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। अब चूंकि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए आपको सबसे ज़्यादा कीमत समय की चुकानी पड़ती है। अतः पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए अपना दिल पत्थर पर हाथ रख लें। उतनी ही निर्ममता से विश्लेषण करें जितनी निर्ममता से कोई सर्जन अपने सीने पर चीरा लगाता है। समय की फिजूल खर्ची की जायज़ और तर्कसंगत साबित करने के लिए कई तरीके के प्रलोभन आपको मिल सकते हैं, लेकिन उन प्रलोभनों से आपको बचना होगा। उतनी ही निष्पक्षता से विश्लेषण करें जैसे आपके नहीं किसी दूसरे के समय आवंटन की लॉगबुक हो। आपके विश्लेषण का सदुपयोग उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि कौन सी गतिविधि निरर्थक है या कौन सी गतिविधि से आप जरूरत से ज़्यादा समय दे रहे हैं, जिन्हें छोड़कर या जिनसे कटौती करके आप अपना समय खाली कर सकते हैं। गहराई से सोचें, क्योंकि अपने समय को खाली किए बिना आप नई गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते। अगले सिद्धांत में आप आर्थिक लक्ष्य तय करेंगे जिन्हें हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त समय की जरूरत होगी, लेकिन आपको अतिरिक्त समय तभी मिल सकता है जब आप कुछ पुरानी गतिविधियों को छोड़ेंगे या संकल्प करके अपना समय खाली कर सकते हैं। विश्लेषण करते समय लाल पेन से उन विवरणों पर गोला लगा लें जो आपको अपनी प्रगति के लिए महत्वहीन लगते हैं, जैसे टीवी देखना या मोबाइल फ़ोन पर लंबी बातचीत करना या दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना। यदि आप पूरी गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो आपको अपने समय आवंटन में कई सुराख दिख जाएंगे। इस तरह आप चुनौतियों का सामना करते समय चुटकियों में ही अपने कई घंटे खाली कर देंगे, जिन्हें अनुत्पादक कार्यों में निकाल कर उपयोगी कार्यों में आप लगा सकते हैं। देखिए, अगर लॉगबुक रखने से पहले कोई आपसे सवाल पूछता है कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं, तो आप देश में आकर जवाब देते हैं, मैं तो जरा भी समय बर्बाद नहीं करता। यह इंसान का स्वभाव होता है। वह यह जानता है कि वह सो रहा है, सही कर रहा है। इसका मूल कारण ये होता है कि वह जानता ही नहीं कि वह कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता है कि वह कोई चीज़ गलत कर रहा है तो वह उसे करता ही नहीं। समय प्रबंधन के संदर्भ में दरअसल दोष आपका नहीं है। वास्तव में आपको तो एहसास ही नहीं है कि आपका कितना समय अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है और कहाँ हो रहा है। यह एक एहसास तो लॉग बुक रखने के बाद ही होता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है लॉग बुक। डॉक्टर साहब ने दूसरे नंबर पे एक चीज़ और लिखी है कि समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत बताया, आर्थिक लक्ष्य बनाए। इंसान को अपने आर्थिक लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित करने चाहिए। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है, अदर जुल्म है। अगर आप यह नहीं जानते हैं कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ थे, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता लगाना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाएंगे और उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये जान लें कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, एक सामान्य लक्ष्य और एक निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्यकुशलता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा इत्यादि। दूसरी ओर स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा, या मैं हर महीने 20,000 रुपये कमाऊंगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूंगा। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका एक उदाहरण बताता हूँ। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग दुगुना सामान बेचा। जब उसे उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत है, अपने आर्थिक लक्ष्य जरूर बनाएं। आर्थिक लक्ष्य बनाना मनुष्य के लिए बहुत ही आसान है। आपको पहले तो यथार्थवादी ढंग से यह तय करना है कि आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, और फिर गणित की सहायता से यह पता लगाना है कि इस धनराशि से कैसे पैसे कमाया जाए।
उदाहरण के लिए अगर आप कोई दुकानदार या हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहते हैं और उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपये लाभ होता है, तो गणित आसान है, उससे महीने 200 प्रोडक्ट बेचने हैं। यदि आप महीने में 25 दिन काम करते हैं तो हर महीने 8 प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद अब वह काम को टाल नहीं सकता। अब वह मूड न होने या बोरियत का बहाना भी नहीं कर बना सकता। इसलिए क्योंकि कागज़ पर अंकों का गणित उसे बता रहा है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि आपने कितनी प्रगति की है और यह संतोषजनक है या नहीं। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उसके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगालते में रहते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें यह पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका आउटपुट क्या है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना चाहिए। समय को व्यवस्थित करने का और समय को बचाने का एक सटीक उपाय है कि सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले किए जाएं। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कर्मों से मिलती है। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कार्यों में ना लगाएं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करने का है। समय के संदर्भ में अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक उदाहरण देख लेते हैं। एक मशहूर संगीतज्ञ जब वायलिन बजाना सीख रही थी तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले घर साफ करने, सामान व्यवस्थित करने, खाना पकाने आदि कार्यों में उनका बहुत समय लग जाता है। इसलिए उन्होंने वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल पाता है। यह जानने के बाद उन्हें संकल्प किया कि चूंकि संगीत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वे सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेगी, बाकी सारे कार्य उसके बाद करेगी। खुद को इस तरह अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, क्योंकि अब वे अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कर रही थी। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करने चाहिए, लेकिन इसके लिए उसे यह पता लगाना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम हैं तो कौन से हैं। उनके पास उसकी प्राथमिकताओं की स्पष्ट योजना होनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी में ABC शीर्षक के कॉलम बना लें। A कॉलम में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम, B कॉलम में उससे महत्वपूर्ण और C कॉलम में अनिवार्य कामों की लिस्ट बनाकर रख लें और उसके हिसाब से कार्य योजना बनाकर अपने कार्यों को अंजाम देना शुरू करें। यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। हर सफल व्यक्ति उनके 24 घंटों में से ज़्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या ही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है। माइक मर्डॉक ने कहा भी है, आपके भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा हुआ है। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनसे उनका बहुत समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ धरकर बैठता है, वही सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करना है। महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद नहीं लेते थे ताकि वे तरोताजा हो सके। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुट जाते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते थे। बिल गेट्स ने तो एक बार अपने गैरेज में अफ्रीका का नक्शा टांग दिया था ताकि जब वे अपनी कार का इग्निशन बंद करें तो उनके कीमती सेकंड बर्बाद न हो, बल्कि उनका कुछ उपयोग हो जाए। समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान है और इसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। आप और हम भी अपनी यात्रा के समय का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के घर से
ऑफिस तक की यात्रा में काफ़ी समय लग जाता है और सेल्समैन का तो अधिकांश समय यात्रा में ही बीतता है। हमें यह जान लेना चाहिए कि अगर हम हर दिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय तो यात्रा में ही चला जाता है। इस समय में कोई मूल्यवान कार्य करके आप इसका सार्थक उपयोग कर सकते हैं। यात्रा के दौरान ज़्यादातर लोग या तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं या गपशप करते रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि इसके दौरान प्रेरक पुस्तकें पढ़कर, शैक्षणिक टिप्स सुनकर या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करके वे अपने लक्ष्य तक ज़्यादा तेज़ी से पहुंच सकते हैं। अध्ययन से पता चला है कि आमतौर पर सेल्समैन का 45% कामकाजी यात्रा समय में गुजरता है। जाहिर है, जो सेल्समैन यात्रा के समय का बेहतर उपयोग करना सीख लेते हैं वह अपने साथियों की तुलना में ज़्यादा सफल होता है। इंतज़ार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु कई बार हमें मजबूरन किसी व्यक्ति या बस ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास ऐसे छुटपुट कामों की सूची होनी चाहिए जिससे हम इंतज़ार करते समय निपटा सकें। यदि हमारे ब्रीफकेस में छुटपुट काम तैयार रहते हैं तो हमें इंतज़ार में कष्ट भी नहीं होगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। मशहूर ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट हरमैन बॉन्डी को इतनी ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ती थी कि वे यात्राओं के दौरान अपने ऑफिस का काम निपटा लेते थे। एक बार तो जब यूरोपीय हवाई अड्डे पर उनकी हवाई उड़ान में विलम्ब हुआ तो उन्होंने उस समय का सदुपयोग करते हुए एक रिसर्च पेपर लिख डाला। इसे कहते हैं यात्रा के समय का सदुपयोग। जब आपके मन में किसी काम को लेकर के प्रबल इच्छा होती है तो समय निकल ही आता है। फ्रेडरिक नीत्शे की बात याद रखें, जब किसी मनुष्य के पास रखने के लिए ज़्यादा सामान होता है तो दिन की पोशाक में 100 जेबें होती है। समय का ध्यान रखेंगे तो समय तो आपका ध्यान रखेगा ही रखेगा। समय के सदुपयोग का चौथा सिद्धांत, काम सौंपना सीखें। डेलीगेशन ऑफ वर्क्स। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल होते हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। बिजनेस की शुरुआत में तो व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है, परंतु बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि सहयोगियों के बिना तरक्की नहीं हो सकती। ऐसे में अगर वह सही सहयोगी खोज कर उन्हें काम सौंपता है, सीख ले, तो वह आगे भी प्रगति कर सकता है। अगर वह समय नहीं सीख पाता तो भविष्य में उसकी प्रगति की संभावनाएं धूमिल हो जाती। बहरहाल दूसरों को महत्वपूर्ण काम सौंपना आसान नहीं होता। दूसरों की योग्यता, वृद्धि, क्षमता और निष्ठा पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य होता है। इसके बाद ही सच्ची प्रगति संभव है, क्योंकि जब आप अकेले नहीं हैं, जब आपके पास में एक टीम है, जिसकी वजह से आपका समय कई गुना बढ़ जाता है और आप उस समय का सदुपयोग करके ज़्यादा तेज़ी से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 5वां सिद्धांत, काम सौंपना सीखें। ज़्यादातर लोगों के पास में एक बड़ी समस्या यह होती है कि वे हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों को काम नहीं सौंपना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इसे ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूँ, सामने वाला इसे उस तरीके से नहीं कर पाएगा जिस तरीके से मैं कर सकता हूँ। काम सौंपने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप किसी सही व्यक्ति को खोज कर उसे काम सौंप दें, यानी कि ऐसा व्यक्ति चुनें जो उस काम को अच्छी तरह से करने की क्षमता और इच्छा रखता हो। फिर उसे बता दें कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। इसके बाद आप सौंपे गए काम और उसके पूर्ण होने की तारीख को अपनी डायरी में लिख लें और उसे समय पर याद दिलाएं कि वह काम उसने किया या नहीं किया। सौंपे गए काम की प्रगति की निगरानी करना अच्छी बात है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि ज़्यादा निगरानी में आपका समय बर्बाद हो जाता है और सामने वाले को बुरा भी लगता है कि आप उनकी क्षमता और योग्यता पर भरोसा नहीं करें। काम सौंपने की कला में निपुण होने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत होती है। पहला, यह पता लगाना कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं और किसे सौंपे जा सकते हैं। बस इतनी सावधानी बरतें कि यदि गोपनीय या अत्यंत महत्वपूर्ण काम दूसरों को सौंपने से बचें, उन्हें खुद करने की कोशिश करें। समय मैनेजमेंट का अगला सिद्धांत, पेरेटो के 20/80 के सिद्धांत को जानें। पेरेटो का 20/80 का नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हर समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पेरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देगी, बशर्ते आप अपनी शीर्षस्थ 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। यानी हमें 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। इसका यह अर्थ भी है कि हमारे पास समय का अधिकांश हिस्सा यानी 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। यदि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उस 20% सार्थक समय का पता लगाएं और जहां तक संभव हो उसे बर्बाद होने से बचाएं।
यही नहीं, हमें उस 20-80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 80% परिणाम ही हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पर हम आपके सार्थक समय के अनुपात को बढ़ा सकते हैं और निरर्थक समय को कम कर सकते हैं। योजना बनाते समय पेरेटो के 80-20 के नियम का पालन करने से आपकी सफलता में आशातीत वृद्धि होती है, क्योंकि इससे आप यह महत्वपूर्ण तथ्य जान जाते हैं कि कौन सा समय आपकी सफलता में कितना योगदान दे रहा है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठा सिद्धांत पेरेटो के 80-20 के नियम को जानें। पेरेटो का नियम अप्रत्यक्ष रूप से हमें पूर्णतावाद या परफेक्शन के प्रति भी सावधान करता है और यह भी बताता है कि हम 80% काम 20% समय में ही पूरा कर लेते हैं और बचे हुए 20% काम में 80% समय बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस काम को आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। कई बार परफेक्शन या पूर्णता का आग्रह समय की बर्बादी का कारण भी बन जाता है और वह व्यक्ति को असफल करा सकता है। यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो रहे तो पेरेटो के सिद्धांत को आजमा कर देखें। इससे आप यह जान जाएंगे कि आप किस तरीके में कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, वास्तविक संसार में यह महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप कितनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी या चतुराई से मेहनत करते हैं। यह पता लगाना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय लगा रहे हैं और छोटे छोटे कार्यों में कितना समय बर्बाद करें। अगर ऐसा होता है कि हम अपना समय छोटे छोटे कार्यों में लगा रहे हैं, हम यह सोचते हैं कि पहले आसान और छोटे काम निपटा लें, इसके बाद आराम से अपने महत्वपूर्ण या बड़े काम निपटा लेंगे। बहरहाल बाद में जाकर हमें इस दुखद तथ्य का एहसास होता है कि महत्वपूर्ण या बड़े कार्यों के लिए हमारे पास समय बचा ही नहीं। यदि आप पेरेटो के सिद्धांत को याद रखेंगे तो ऐसा आपके साथ में कभी नहीं होगा। आप बेहतरीन तरीके से समय को मैनेज करके आगे बढ़ने में सफल हो जाएंगे। पार्किंसन के नियम का लाभ लें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पार्किंसन के नियम को जानना बहुत जरूरी है। पार्किंसन का नियम है, काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना काम होता है उतना समय भी उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम काम कर पाएंगे। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का सातवां सिद्धांत है, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। लक्ष्य जितना बड़ा होता है उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होती है। एक दिवसीय क्रिकेट मैच का उदाहरण देख लें। जब दूसरी टीम पहली टीम का निर्धारित समय का पीछा करती है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने 50 ओवर में जीत के लिए 225 रनों का लक्ष्य या 275 रन का है। लक्ष्य चाहे जो हो, आमतौर पर उसे अंतिम 3-4 ओवर में ही हासिल किया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी टीम उतने ही समय में अपने लक्ष्य तक पहुँचती है, चाहे उसका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा। यही हमारे और आपके बारे में भी सही है। जो व्यक्ति बड़े लक्ष्य बनाता है वह अपने सीमित समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में सफल हो जाता है, जबकि छोटे लक्ष्य बनाने वाला अपने समय का सीमित उपयोग ही कर पाता है। इसका एक और उदाहरण देखें। जब हम सैर सपाटा करने या लंबी छुट्टियां मनाने जाते हैं तो इसके कुछ ही दिन पहले हम अपने घर और ऑफिस के काम ताबड़तोड़ तरीके से निपटाने में जुट जाते हैं। उस सप्ताह में हम सामान्य से दुगुना या तिगुना काम कर लेते हैं। हम फटाफट काम करते हैं और कम समय में ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हमें निश्चित समय सीमा में काम निपटा कर छुट्टियाँ मनाते हैं। हमारे पास समय कम होता है और काम ज़्यादा, लेकिन चूँकि हमारे सामने स्पष्ट लक्ष्य होता है इसलिए हम उसे हासिल कर लेते हैं और यह पार्किंसन के नियम की वजह से संभव हो पाता है। काम की प्रकृति में भी समय के फैलने या सिकुड़ने का संबंध होता है। जब किसी काम में हमारी रुचि होती है तो काम जल्दी हो जाता है। दूसरी ओर जब किसी काम में हमारी रुचि नहीं होती तो वह देर से होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो अपने काम से प्रेम करता है, क्योंकि वह कम समय में ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है और इस वजह से ज़्यादा सफल भी हो सकता है। सिद्धांत, अगला सिद्धांत, समय के सदुपयोग का 8वां सिद्धांत। टेलीविज़न पर प्राइम टाइम में यानी कि आधी रात 8 बजे 10 बजे विज्ञापन की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। विज्ञापन उतना ही समय का रहता है परंतु कीमत उसकी बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ वह होता है कि वह विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है, जिससे इससे ज़्यादा दर्शक मिलते हैं, ज़्यादा दर्शकों द्वारा देखा जाता है। क्योंकि शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे का एक ऐसा समय होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीवी, समाचार, न्यूज़ वगैरह, सीरियल वगैरह देखते हैं। टेलीविज़न के प्राइम टाइम की अवधारणा से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे आपके लिए भी दिन के 24 घंटे एक से नहीं होते। दिन के किसी खास समय
आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यही आपका प्राइम टाइम है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है, जब वे बड़े बड़े काम चुटकियों में कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए रात का समय प्राइम टाइम हो सकता है और कई ध्यान रखें, वह व्यक्ति ज़्यादा सफल नहीं होता जो दिन में 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। ज़्यादा सफल वह व्यक्ति होता है जो दिन में 8 या 9 काम करने का लक्ष्य बनाता है। दोनों में फ़र्क कितना है कि पहला व्यक्ति समय की मात्रा को महत्व देता है और दूसरा व्यक्ति काम की मात्रा को महत्व देता है। इसी से उसकी सफलता में ज़बरदस्त फर्क पड़ता है। समय मैनेजमेंट का 9वां सिद्धांत है, स्वयं को व्यवस्थित करें। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इनमें से एक मुश्किल बात यह है कि समय हमारा न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है और दुखद बात यह है कि हम खुद ही इसके लिए दोषी होते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत है, स्वयं को व्यवस्थित करें। इस अव्यवस्था या फाइल का ना मिलना, किसी कागज़ या फाइल का ना मिलना। जैसे हम जब खोजते हैं किसी चीज़ को, हम खोजने में बैठ जाते हैं, खोजने लगते हैं और वह फाइल या वह कागज़ हमें आसानी से नहीं मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा काम अव्यवस्थित है। कभी कभी इस कार्य को करने में, इस फाइल को खोजने में हम 30 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, घंटे भर का समय लगा देते हैं। मतलब हमारी अव्यवस्था, हमारे मैनेजमेंट की कमी के कारण हमारा 1 घंटा, आधा घंटा बेवजह से फालतू में चला गया। अव्यवस्था का एक और रूप है बीमारी। असंतुलित भोजन, अनियमित नींद, चिंता, तनाव और हानिकारक आदतों की वजह से अक्सर हम खुद की बीमारी को आमंत्रित करते हैं। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए हमें अव्यवस्थित जीवन जीना चाहिए ताकि बीमारी हमसे दूर ही रहे। हमें यह बात याद रखना चाहिए कि बीमारी की वजह से हमारे कई दिन बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम कोई रचनात्मक या चुनौतीपूर्ण कार्य करने की स्थिति में नहीं होते हैं। बीमारी की वजह से समय की बर्बादी दुखद है, क्योंकि संतुलित आहार या नियमित व्यायाम द्वारा अधिकांश बीमारियों से बचा जा सके। अव्यवस्था का एक और रूप है आवश्यकता से अधिक या कम भोजन करना। अधिक भोजन करने के बाद हम सुस्त पड़ जाते हैं, हमारी एकाग्रता और ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिस वजह से हमारा काम अच्छी तरह नहीं हो पाता। दूसरी तरफ ज़रूरत से कम भोजन करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर हमें कमजोरी या सिर दर्द होने लगता है। हम जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और इस वजह से अपने काम को पूरी एकाग्रता या ऊर्जा के साथ नहीं कर पाते। अव्यवस्था एक और रूप में अनावश्यक चर्चा, चाहे वह चर्चा प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। फोन पर चर्चा करने से पहले यदि हमारे पास आवश्यक बातों की बिंदुवार योजना हो तो सार्थक होती है, परंतु अगर हम फ़ोन पर गैर जरूरी बातें करते हैं और ज़रूरी बातें भूल जाएं तो निश्चित रूप से यह हमारी लापरवाही का सूचक और समय की बर्बादी का एक उदाहरण है। अव्यवस्था का एक और आम उदाहरण है कि बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से मिलने चले जाना या बिना अपॉइंटमेंट दिए किसी को अपने या मिलने आमंत्रित कर देना। तो हो सकता है कि आपको मिलने के लिए अनावश्यक इंतजार करना पड़े या आने वाले को आपके लिए अनावश्यक समय निकालना पड़े। इसमें आपका समय बर्बाद होता है। यह भी हो सकता है कि सामने वाला आपसे मिले ही नहीं और आपके जाने आने का समय पूरा बर्बाद हो जाए। यह ध्यान रखें कि अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा, और आपका जीवन व्यवस्थित ही होगा तो आपका समय सहजता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा।
टालम टोल ना करें। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी होता है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टालम टोल, बहाना बिल्कुल जरूरी है। किसी भी इंसान का बहानेबाजी और टालम टोल यह इंसान का समय खा जाता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत टालम टोल बनाएं, ना करें। इसके लिए आप एक स्पष्ट टाइम टेबल बनाएं, पूर्ण टाइम टेबल बनाएं। पूर्ण टाइम टेबल में आप पूरे 24 घंटे की योजना बनाते हैं, जबकि संक्षिप्त टाइम टेबल में आप सिर्फ सीमित समय की ही योजना बनाते हैं। संक्षिप्त टाइम टेबल में आप पूरे दिन की योजना नहीं बनाते, सिर्फ अपने कामकाज या बिजनेस के घंटों की योजना बनाते हैं। मान लें आप हर दिन 8 घंटे का काम करना चाहते हैं। इस स्थिति में आप खुद से कहते हैं मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक काम करूंगा। आपके टाइम टेबल में बाकी कामों की कोई योजना नहीं होती, इसमें सिर्फ आपके काम के समय की योजना होती है। यदि किसी दिन किसी सप्ताह आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम होता है तो उसे पूरा करने के लिए आप अपने टाइम टेबल में 1 से 2 घंटे का समय बढ़ा लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप खुद से कहते हैं मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम को 7 बजे या 8 बजे तक काम करूंगा। संक्षिप्त टाइम टेबल बनाना और उसका पालन करना आसान है तथा शुरुआत में अच्छा है। अव्यावसायिक लक्ष्य हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। बहरहाल इस बात का ध्यान रखें कि संक्षिप्त टाइम टेबल आपको सिर्फ एक दिशा में सफलता दिलाता है, जबकि पूर्ण टाइम टेबल जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, क्योंकि वह संतुलित और संपूर्ण होता है। अपने कार्य में जुट जाए। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं, बशर्ते आप उन पर अमल न करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत है, कर्म में जुट जाए। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड न होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। इस संदर्भ में तुलसीदास जी के एक दोहे को याद रखना होगा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सारी चीजें हासिल की जा सकती है, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलती। इसका सीधा सीधा भावार्थ यह निकलता है कि हमें अपना कर्म करना है। काम से जी चुराने का मूलभूत कारण यह है कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं और हमारा मन हमें मनोरंजन या आनंद की आसान या आकर्षण राह की तरफ खींचता है। हम ये भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने का श्रम करने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा और लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना होगा। हम यह भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड के पास दास नहीं होते, बल्कि उसके स्वामी होते हैं। इस संबंध में सबसे अच्छी सलाह यह है कि कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह ना लें, यानी अपने मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य और योजना के अनुसार काम करें। विश्वविख्यात नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कई बार लिखने का मूड नहीं होता था, लेकिन मूड हो या ना वे लिखते थे, क्योंकि उन्होंने महान साहित्यकार बनने के अपने लक्ष्य को कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने संकल्प किया वे हर दिन 5 पेज लिखते थे, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज ही बोने पड़ेंगे। अगर आप आज बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पूरी सृष्टि कर्म और फल के सिद्धांत पर चलती है, इसलिए आपको अपने कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल ना हो। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं तो आगे चलकर समय आपको पुरस्कार में वह वस्तु दे देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हैं, सम्मान, सफलता, धन, सुख या जो भी आप चाहते हैं। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं। यदि आपको टाइपिंग आती है तो आप एक काम करें, उस वक्त को याद करें जब आप पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। तब आप कितनी तेज़ी से टाइप कर सकते थे? शायद 5 शब्द प्रति मिनट। और जब क्या स्थिति थी? शायद 30 शब्द प्रति मिनट। ज़मीन आसमान का फ़र्क। आज आप 30 शब्द प्रति मिनट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी, आपने निरंतर अभ्यास किया, आपने शॉर्टकट कीज़ का उपयोग किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि टाइपिंग की गति बढ़ गई। समय के क्षेत्र में भी आपको यही करना है। यहाँ भी आपको अपनी कार्यक्षमता बढ़ाना है ताकि आप उतने ही समय में 2 गुना काम कर पाएं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में लगातार सीखना होगा और निरंतर नए नए उपायों को आजमाना होगा, जिनका इस्तेमाल करके आप अधिक योग्य, अधिक तेज और अधिक सक्षम बन सकें। इसके लिए आपको उस क्षेत्र के महारथियों से सलाह लेनी चाहिए या कम से कम उन्हें काम करते देखना चाहिए। आप अपने चुने हुए क्षेत्र में होने वाले सेमिनारों में जाकर या कोई पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और अपने बात
अपनी बात कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इंटरनेट के वृहत ज्ञान का भंडार का दोहन कर सकते हैं। कार्यक्षमता बढ़ाने की पहली शर्त यह है, आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपके भीतर की इच्छा होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को इस काम में बड़ी दिक्कत आती है। उनका यह अहम यह मानने को तैयार नहीं होता कि वो कोई दूसरा काम उनसे ज़्यादा सक्षम है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि वे जितना कर रहे हैं उनसे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। वे हमेशा कम सक्षम लोगों से अपनी तुलना करके खुद को श्रेष्ठ साबित करते हैं। कार्यक्षमता बढ़ाने की दूसरी शर्त है ज्ञान। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि कार्यक्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इस संदर्भ में थोड़ा सोच विचार करें, उस क्षेत्र में माहिर लोगों से सीखें, पुस्तकें पढ़ें, सेमिनार में जाएं। जब आप में अपनी क्षमता बढ़ाने की प्रबल इच्छा होगी और आप इस दिशा में मेहनत करने को तैयार होंगे तो आपको अवश्य उपाय मिल जाएंगे। इसका एक और उदाहरण देखें। एक महिला को दाल, आलू की सब्जी और रोटी बनाने में 3 घंटे का समय लगता है। पहले वह धीमी गति से आलू काटती है, फिर आधा घंटे तक दाल भिगाती है, फिर दाल छोंकती है, फिर आलू की सब्जी बनाती है, फिर आटा गूंथकर उसे 20 मिनट तक नरम होने देती है, फिर रोटी बनाती है। इसके बाद वो अपना गुणगान करते हुए कहती है कि उसने खाना पकाने में 3 घंटे मेहनत की। यदि वह महिला अपना गुणगान करने के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करे तो उसे यह दिख जाएगा कि समय बचाने के लिए उसे थोड़ी चतुराई इस्तेमाल करना होगा और काम करने के क्रम को बदलना होगा। उसे सबसे पहले आधा घंटे पहले दाल गलाना चाहिए, फिर दाल गलाने के बाद आलू काट कर छोंक देना चाहिए, फिर आलू गूंथ कर चूल्हे पर दाल बघार देनी चाहिए और इसके बाद रोटी बनाना चाहिए। इस तरह उसका सारा काम 1.5 घंटे या उससे भी कम समय में निपट जाएगा। इसे कहते हैं कार्यकुशलता। उतनी ही समय में कई गुना ज़्यादा काम करने की क्षमता। दूसरों से, खास तौर पर अपने से कम सक्षम लोगों से तुलना करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुलना ही करनी है तो अपने से ज़्यादा सक्षम लोगों से करें। इससे भी बेहतर उपाय यह है कि अपने पिछले प्रदर्शन से तुलना करें। यह सोचें कि अगर कल आपने कोई काम 1.5 घंटे में किया था तो आज उसे 1.25 घंटे में कैसे किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि काम की गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि समय बचाने की हड़बड़ी में काम बिगड़ जाए। आपका लक्ष्य न्यूनतम समय में सर्वश्रेष्ठ कार्य करना होना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में सफलतम व्यक्ति इसी तरह कार्य करते हैं। डेडलाइन तय करना। कोई भी कार्य हो, कोई भी लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हमें एक डेडलाइन निर्धारित करनी पड़ेगी। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने ज़माने में किसी जेल के चारों ओर खींची उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, अलबत्ता आपकी प्रतिष्ठा और करियर में तरक्की के अवसर जरूर चले जाते हैं। तो बेहतर यही है कि हम इस डेडलाइन को गंभीरता से लें और आप खुद ही अपने कार्यों की डेडलाइन तय करें। यह सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों के लिए थोड़ा मार्जिन रखें और अपनी डेडलाइन यानी काम पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर लें। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन तय करना एक ऐसी लाभकारी आदत है जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज़्यादा तेज़ी से काम पूरा कर लेते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर ज़्यादा तेज काम कर सकते हैं। दूसरे, इससे आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरे, डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है जिससे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के लिए नए नए तरीके सोच सकते हैं। आपने खुद अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपको डेडलाइन दे दी जाती है कि यह काम अमुक समय में तक हो जाना चाहिए तो आपकी हर इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। आपके भीतर एड्रेनलिन का स्राव हो जाता है और आपका आलस भाग जाता है। आप सक्रिय हो जाते हैं और पूरा ध्यान केंद्रित करके काम में जुट जाते हैं। आप जानते हैं कि अगर वह काम समय पर निपटा दें तो आप आफत हो जाएगी, इसलिए आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं, देर रात तक काम करते हैं, कम सोते हैं, कम समय बर्बाद करते हैं और आखिरकार उस काम को आप पूरा करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लें सामान्य स्थिति में आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन अगर कोई खूंखार कुत्ता आपका पीछा कर रहा है तो आप कितनी तेजी से भागते हैं? जाहिर है आप 6 मिनट से बहुत कम समय में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। आपके पीछे खूंखार कुत्ता है। डेडलाइन को भी ऐसा ही खूंखार कुत्ता मान लें जो आपको ज़्यादा तेजी से दौड़ने के लिए मजबूर कर देता है। डॉक्टर सुधीर दीक्षित साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इस पुस्तक को लिखा है। मेरा एक मित्र पुस्तकों का संपादन करता है। अगर उससे बिना किसी डेडलाइन के पुस्तक के संपादन की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो काम 1.5 महीने में पूरा होता है, लेकिन अगर उससे 7 दिन की डेडलाइन दे दी जाए तो वो उसे 7 दिन में ही निपटा देता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि
महत्वपूर्ण क्षमता नहीं, महत्वपूर्ण डेडलाइन है। दरअसल उससे वह काम 10 दिन पूरा करने में क्षमता है, लेकिन इस 1.5 महीने में इसलिए पूरा करता है क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं है। बात क्षमता की नहीं, समर्पण और लगन की है। बीमा कंपनियां डेडलाइन के हथकंडे को बहुत बखूबी अपना आजमाती हैं। ये विज्ञापन देती हैं कि अमुक बीमा योजना 1 महीने बाद बंद हो जाती है, अगर इसका लाभ लेना है तो तत्काल पॉलिसी ले लें। कार कंपनियां भी डेडलाइन का महत्व पहचानते हुए विज्ञापन देती हैं कि अमुक तारीख से कीमतें बढ़ने वाली हैं, अगर अभी कार खरीदी करेंगे तो इतना फ़ायदा होगा। ग्राहक अपने फायदे को देखते हुए बीमा पॉलिसी या कार खरीद लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि डेडलाइन सिर्फ काम कराने का तरीका ही नहीं, सामान बेचना का अनोखा पैतरा है। जब आप ग्राहक को बता देते हैं कि अमुक तारीख डेडलाइन है तो वह उस तारीख का निर्णय लेने में मजबूर हो जाता है, वरना आप और दोनों ही जानते हैं कि ग्राहक से निर्णय करवाना आसान नहीं होता। अगर डेडलाइन न दी जाए तो शायद वह जिंदगी भर निर्णय नहीं ले पाएगा। कुछ लोग यह भी जानते हैं कि डेडलाइन से काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। उनकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन यह तभी सही होती है जब आखिरी मिनट पर काम शुरू किया जाए। दूसरी ओर अगर डेडलाइन के आधार पर पहले से ही योजना बना ली जाए तो काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। मान लें कोई सेल्समैन 100 सौदे करने के लिए 1 महीने की डेडलाइन बनाता है। अब अगर 25 दिन बर्बाद करने के बाद जाकर उसे होश आता है और वह काम में जुड़ता है तो उसे हर दिन 20 सौदे करने होंगे, जो बहुत मुश्किल कार्य है। दूसरी ओर अगर वह महीने के पहले दिन से ही इस समस्या में जुड़ जाए तो उसे हर दिन 3 से 4 सौदे ही करने पड़ेंगे। अगला सिद्धांत है समय को खरीदना सीखें। आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन? आप इस दोनों में से किसे बचाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे? आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करेंगे या सुपर फास्ट ट्रेन से? देखिए, रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय लगता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों को आमतौर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती क्योंकि उनके पास समय रहता ही रहता है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपर फास्ट ट्रेन करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है, वे बेशक उनमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग जाता है। इस तरीके से आप पैसों को नहीं, समय को खरीदना सीखें। भावी लाभ के लिए वर्तमान का त्याग करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें भविष्य की कोई योजना बनानी है, भविष्य को लेकर के हमें कोई प्लानिंग करनी है, तो हमें आज ही अभी भी भविष्य को लेकर आगे के लिए हमें आज ही वर्तमान में योजना बनानी होगी। वर्तमान की सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा और पैरों पर खड़े होकर के आज ही हमें निर्णय लेना होगा। निश्चित समय पर काम करें। कोई भी काम हो, कोई भी वर्क हो, कोई भी हमारा मैनेजमेंट हो, हमें उसके लिए एक समय सीमा तय करनी होगी। हमें कोई भी समय सीमा तय किए बिना कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डालें तो आपका शरीर उसी प्रकार ढल जाता है। यदि आप हर दिन दोपहर 1:30 बजे खाना खाते हैं तो आपको उस समय अपने आप भूख लगने लगती है। यदि आप हर दिन रात को 10 बजे सोते हैं तो आपको उस समय अपने आप नींद आने लगती है। यह बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपसे निश्चित समय पर निश्चित काम करवा रही है। बस आपको आदत डालकर इसमें चाबी भरनी पड़ती है। प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुअल कांट समय के बड़े पाबंद थे। वे हर शाम को 3:30 बजे घूमने जाते थे और इसमें 1 मिनट भी इधर उधर से नहीं होता था। उसकी समय की पाबंदी से उनके पड़ोसियों को यह लाभ होता था कि वे इससे अपनी घड़ी मिला सकते थे। यदि आप निश्चित समय पर निश्चित काम करने की आदत डालते हैं तो उस समय आपका शरीर अपने आप, मन और शरीर दोनों ही उस काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। अगर आप सुबह ठीक 6 बजे घूमने जाते हैं तो शरीर इसके लिए पूरी तरह तैयार होता है और आपको इसमें आलस कम आता है। दूसरी ओर अगर आप घूमने का कोई निश्चित समय नहीं है तो आपको आसानी से आलस के शिकार हो जाएंगे। समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप हवा में छलांग लगाएं तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मायने में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे धकेलने लगती है। दूसरे लोग आकर आपके काम में विघ्न डालते हैं। वे आपसे कोई दूसरा काम करवाने को कहेंगे, कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा, बस बॉस आपको कोई अत्यावश्यक काम थमा देगा, पत्नी बाजार से कोई ज़रूरी सामान मंगवाएगी, बच्चे होमवर्क में आपसे मदद मांगेंगे। यह और कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करते हैं रुकावटें सामने आने लगती है। अन्य तात्कालिक कार्य हावी होने लगते हैं और परिस्थितियां विकट हो जाती है। यह और कुछ नहीं, बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण है जो आपको नीचे खींच रहा है। आपको हर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रति सजग रहना चाहिए। याद रखें, इस दुनिया में दूसरों की तरक्की देखकर
जलने की परंपरा है, इस दुनिया में दूसरों की टांग खींचने की परंपरा है, इस दुनिया में दूसरों को कतराने की परंपरा है। इसलिए आपका ऊपर उठना आपके आसपास के लोगों को, शायद आपके रिश्तेदारों को भी पसंद नहीं आएगा और वे उसमें अपनी ओर से बाधा डालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इससे बचाने का उपाय बहुत ही सरल है, अपना मुंह बंद रखें, किसी को भी यह ना बताएं कि आपका कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आपने एक नई आदत डाली है या कितने ऊपर पहुंचना चाहते हैं। अगर आप डींग हाँकेंगे या योजना बनाने के प्रलोभन से बच जाएं तो आपका इरादा किसी को पता नहीं चलेगा और बहुत ही अनावश्यक अड़चनों से बच जाएंगे। किसी को यह पता न चलने दें कि आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, वरना जैसे ही खींचने की कोशिश करेंगे, ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लेना जरूरी होता है। डॉक्टर साहब ने न्यूटन के गति के पहले नियम को समझाने की पूर्ण कोशिश करी है और उसका नियम हमारे लिए किस तरह फायदेमंद होता है। सरल भाषा में न्यूटन की गति का नियम यह कहता है कि जो चीज़ जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। यह बहुत ही अद्भुत नियम है। यह वस्तुओं पर ही नहीं बल्कि व्यक्तियों पर भी लागू होती है। आप जिस अवस्था में उसी में रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग ना हो। यह बाहरी बल कहाँ से आता है? या तो दूसरों के दबाव से, या फिर उनके अनुशासन से, आपकी स्वप्रेरणा से। यहीं पर समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत काम आता है, आर्थिक लक्ष्य बनाए। यही आर्थिक लक्ष्य आपको निरंतर प्रेरित करता है ताकि आप बाहरी बल यानी अनुशासन का प्रयोग करके अपनी अवस्था को बदल लें। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप अनुशासन का प्रयोग करके उसे हमेशा बेहतर बना सकते हैं। जिम रॉन की बात हमेशा याद रखें, अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच का पुल है। देखिए, सच तो यह है कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम आपको खुद ही करना होगा। दूसरों को क्या पड़ी है जो कि वे आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप पर दबाव डालें। आम आदमी घड़ी में चाबी भरता है तो घड़ी की नहीं, अपनी आवश्यकता के लिए भरता है। दूसरे लोग तो आपकी भलाई के लिए नहीं बल्कि आपकी खुद की भलाई के लिए आप पर दबाव डालेंगे। वे आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आप पर दबाव डालेंगे। इसलिए बात यह अच्छी तरह समझ लें कि अनुशासन में रहने और मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 8वां सिद्धांत न्यूटन के गति के नियम को समझना बहुत जरूरी होता है। अगला नियम, यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। सोच समझकर, ध्यानपूर्वक, पूर्ण प्लानिंग के साथ में इतना बेहतरीन तरीके से काम करें कि उसका परिणाम सुंदर आए ही आए। बीच में आने वाली बाधाएं और अड़चनों से न डरते हुए आगे बढ़ें और अपना काम करें। तय करें कि कौन सा काम कब करना है। यह भी एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लोग बिना फालतू की लिस्ट नहीं बना लेते हैं और उसमें कौन सा काम कब करना है उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता और उसकी वजह से वो बिना प्रायोरिटी वाले काम पहले करने लगते हैं और प्रायोरिटी वाले काम को पहले तवज्जो नहीं देते। इसलिए जो काम जरूरी थे, उनके जीवन में बहुत ज़रूरी थे, जो जिन्हें समय पर करना था वो करना ही भूल जाते हैं और वो काम कर बैठते हैं जिनको कभी भी किया जा सकता, इतनी ज़रूरी नहीं थी। सुबह जल्दी उठें। अक्सर यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, सुबह जल्दी उठने की। जो इंसान सुबह जल्दी उठता है वो अपने जीवन के, अपने पूरे दिन के बहुत सारे काम समय पर पूर्ण कर लेता है। यदि आप सुबह 5 बजे उठते हैं, आधा घंटा वॉक जॉगिंग करते हैं, आधा घंटा व्यायाम प्राणायाम योग ध्यान करते हैं, तो आप 6 बजे तक फ्री हो जाते हैं। 6:30 बजे तक नहा धो करके पूजा पाठ करके आप यदि अपने काम पे लग जाते हैं तो 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 तक 3 घंटे में आप कम से कम एक आधी बुक पढ़ सकते हैं, 5-6 पेज लिख सकते हैं, आपके कई आवश्यक काम निपटा सकते हैं। यदि आपकी आदत ही 9:30 और 10 बजे उठने की है तो जो काम आपने अभी तक निपटा लिए हैं वो काम आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुबह समय पर उठना, 1 घंटा व्यायाम करना, समय पर उठना, टीवी के संदर्भ में सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों की एक आदत होती है कि मूवीज़ देखना, सीरियल्स देखना और उन्हें देखते ही रहना, पूरा दिन तक देखते रहना, दिन में 2-2, 3-3 मूवीज़ देख लेना, जबकि उनसे ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है। एक बार देखी हुई मूवी हंसी मजाक कॉमेडियन की मूवी है, उसको बार बार देखते रहते हैं और उस देखने के चक्कर में, उसमें मज़ा लेने के चक्कर में हमारे जो ज़रूरी कार्य, हमें जीवन में क्या लिखना है, जीवन में क्या पढ़ना है, जीवन में क्या करना है, कितना आगे जाना है, कौन से काम करना है, कौन सा बिजनेस करना है, किससे मिलना है, किससे मीटिंग करनी है, किसको वादा किया है वो निभाना है, किसको क्या रेस्पॉन्स देना है, ये सारे काम हम नहीं कर पाते
टीवी के चक्कर में। इसलिए टीवी का उपयोग कब करना है, कैसे करना है, इसमें सावधान रहें। मोबाइल का भी न्यूनतम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को एक नहीं, दो नहीं, 24 घंटे टाइम पास करवा सकती है और सिर्फ टाइम पास करवा सकती है। अक्सर इंटरनेट पर बहुत से लोग होते हैं जो समय बर्बाद करते हैं, इसलिए हमें इंटरनेट पर समय बर्बाद करने से भी बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट सबसे ज़्यादा समय हमारा बर्बाद करता है। यदि हम इंटरनेट के समय को बर्बाद करने से रोक सकते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समय पर कर सकते हैं और समय का बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट पर बैठने के बाद में नेट सर्फिंग करते करते कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती हैं और इनको हम आगे से आगे खोजते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं, यूट्यूब पर सुनते जाते हैं और वो हमारा समय बहुत बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमें इंटरनेट के समय को भी थोड़ा सा व्यवस्थित करना होगा। आलस जीवन में इंसान को डुबो देती है। यदि हम आलस छोड़ दें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि आलस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के बहुत से काम रुला देती है। टालम टोल ना करें, टालम टोल, अरे कल कर देंगे, आज कर देंगे, परसों कर देंगे, अभी तो इसमें कोई ज़रूर नहीं है, इसको तो मैं संडे तक करूँगा तो भी चलेगा नहीं। इस तरीके की बातें करके अपने कार्यों को बर्बाद ना करें। अगले दिन की योजना बनाकर सोएं। आज सोने से पहले अगले दिन कौन से काम प्रायोरिटी से कर रहे हैं उनको लिख के सोएं। बुरी आदतों से बचना होगा। किसी को शराब की, सिगरेट की, बीड़ी की, गप्पे मारने की, चुगली करने की, बेवजह से ग्रुप बनाकर बैठने की यदि आदतें हैं तो उन्हें हमें उखाड़ कर फेंकना होगा, क्योंकि ये आदतें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। हमें हर कार्य की सूची बनानी चाहिए। जिस कार्य को हम कब करना चाहते हैं, शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा काम कब करना है। प्रत्येक कार्य को करने की प्राथमिकता होनी चाहिए, अलग अलग प्राथमिकता वाइज बनाना चाहिए। पहली प्राथमिकता हमें देनी चाहिए कि आज शाम को सोने से पहले मुझे कौन से कार्य पूर्ण करने हैं, उन्हें पूर्ण करके ही सोऊंगा। दूसरी प्राथमिकता पर हमारा ये आना चाहिए कि आज इस हफ्ता मुझे कितने कार्य करने हैं। हर मंडे को उसकी सूची बनकर तैयार हो जानी चाहिए कि संडे की शाम सोने से पहले मैं ये सारे कार्य पूर्ण करके ही सोऊंगा। हर एक तारीख को हमें ये सूची बना लेनी चाहिए। इस महीने की लास्ट तारीख को, अगले महीने की पहली तारीख आने से पहले एक सूची बना लेनी चाहिए कि हमें इस महीने कितने कार्य करने हैं। और हर साल की पहली तारीख को हमें यह भी सूची बना लेनी चाहिए कि हमें इस साल कितने कार्य करने हैं। अपने प्रयासों को बहुत संतुलित तरीके से करना चाहिए, ताकि हम अपने प्रयासों में कमी ना आने देंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी कार्य को करने में कोई किसी तरीके की अड़चन कभी नहीं आएगी। हर वक्त आप जब भी चलें, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, पेन, पेंसिल या डायरी हर वक्त अपने साथ रखें। जो भी इम्पोर्टेंट काम आता है टू डू लिस्ट बनाएं। कौन सा काम कर दिया उसको टिक करें, कौन सा काम पेंडिंग पड़ा है उसको लिख करके रखें और जैसे ही होता है उसको टिक करें और हो सके तो उन पे स्टार लगा करके प्रायोरिटी भी डाल दें कि यह काम इससे पहले करना होता है। अपनी सूची में समय को जरूर आप अवलोकन करते रहें, कितने काम मैंने कर दिए हैं, कितने काम मेरे छूटे हुए हैं, क्योंकि छूटे हुए कामों को पहले करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि छूटे हुए कामों को आप छोड़ देंगे तो आप प्रायोरिटी नहीं कर पाएंगे, और यदि आप प्रायोरिटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, प्रायोरिटी वाइज काम की लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं तो आपको बहुत ही मुश्किल हो सकती है। सोने की आदत से बचें। लोग 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लगातार सोते रहते हैं। यदि इतनी लंबी नींद लेने की यदि किसी की आदत है तो शायद वो अपने जीवन का आधे से ज़्यादा समय तो वो सोने में ही बिता देगा। और यदि सोने में इतना समय बिताने वाले लोग अक्सर जीवन में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जो काम इन्हें जाग कर, सक्रिय रहकर, सकारात्मक रहकर, शरीर को तकलीफ देकर मेहनत करके करने थे, वो समय तो उन्होंने सदुपयोग कर नहीं पाए, वो समय तो उन्होंने सोने में बिता दिया। सबसे बड़ी चीज़ होती है जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं, हमें उन सिद्धांतों को मानना चाहिए। ऐसे लक्ष्य बनाने से हमें बचना चाहिए जो दिन भर और रात भर में पूरे नहीं होते, उनकी कोई समय सीमा नहीं होती। ऐसे लक्ष्य जीवन में कभी नहीं बनाना चाहिए। हमें ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए जिनकी समय सीमा हो और हम उस समय सीमा में रहकर पूर्ण कर सकते हैं। हमें ऐसे उपकरणों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए जो हमारा ध्यान भटकाते हैं। दिन में हमें कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा खाली समय मिलता है, तो हमारी उस खाली समय में कोशिश रहनी चाहिए कि हम उसमें कोई पूरा अच्छा काम कर दें। 2 पेज लिख लें, कोई कहानी लिख लें, कोई कविता लिख लें, कोई कहानी पढ़ लें, कोई कविता पढ़ लें, कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन लें। एक समय में हम एक ही काम कर सकते हैं। एक ही समय में ज़्यादा जगह पे हाथ मारने वाला आदमी हमेशा असफल होता है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हर स्थिति को हम अपने अनुकूल नहीं ढाल सकते, इसलिए हमें खुद को उस स्थिति के साथ में ढलना होगा और अपने जीवन में थोड़ा लचीलापन रखना होगा। हमारे कार्य करने की शैली में निपुणता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी काम को शुरू करें और उसको आधा छोड़ दें। जिस काम को हमने शुरू किया उसे सफलतापूर्वक खत्म करना बहुत अनिवार्य होता है। कई
कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें परखने में गलती हो जाती है। इसलिए हमें सब कार्य को करने से पहले परखना होगा, उसको प्राथमिकता देकर आगे बढ़ना होगा। हमें अक्सर ऐसी धारणाओं से भी बचना चाहिए कि कोई भी कार्य करने से जल्दी लाभ होता है। ऐसी धारणाएं अक्सर समय नष्ट करती है। कार्य के बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक भी लेना ज़रूरी होता है। हमें ऑफिस से है या कोई भी हमारा पर्सनल भी काम है, हमारा पर्सनल बिजनेस है, तो भी बीच बीच में हमें महीने 2 महीने के अंतराल में 10-5 दिन का ब्रेक भी लेना चाहिए, ताकि उस ब्रेक में हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकें, थोड़ा विचारों की शक्ति को जगा सकें, थोड़ा दिमाग को भी हम शांत कर सकें। अच्छे विषयों पर काम करना चाहिए। हमें हमेशा से रिसर्च कर करके नए विषयों को आगे ला करके उन पे काम करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि नई चीज़ें हर इंसान को अट्रैक्ट करती हैं और हमें खुद को भी वो कार्य करके अच्छा लगता है। जब आपको कार्य पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा यह समझ में आ जाए, तो फिर आप उस कार्य की सीमा बना करके हमें आगे बढ़ना होगा। हमें अपने आप को ऐसे किसी कार्य में लगभग नहीं उलझाना चाहिए जिसकी कोई समय सीमा ना हो। हमें एक पूर्ण कार्य की लिस्ट बना करके समय सीमा निर्धारित करके हमें आगे बढ़ना होगा। थैंक यू मित्रों, मैंने पूर्ण कोशिश करी है कि हर एक पहलू को आपके समक्ष रखा जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, कि इसके अलावा भी कोई समय मैनेजमेंट की टिप्स जो है वो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपके और मेरे अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इस चीज़ का फ़ायदा हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।